अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं पाइथन को माई एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ कनेक्ट। अब तक की पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, हमने माई एसक्यूएल की डेटाबेस की सॉल्यूशन करी थी। ठीक है, उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, हमने डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया। तो आज की हम क्लास में करेंगे क्या, पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। और हमने अपने पाइथन के कोड को एचटीएमएल का कोड इस्तेमाल करते हुए माई के साथ डेटा इंसर्ट कैसे करवाया। तो हम लाइन बाय लाइन हर को डिस्कस करेंगे और माई की डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और एच को किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो लास्ट क्लास हम जो काम कर चुके हैं, डेटाबेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, माई डेटाबेस सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, एक डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया था हमने। अब हम लास्ट क्लास में अपनी पाइथन के कोड को माई के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे थे। और उसके अंदर हमें कोई इश्यूज आए थे, तो हम उसको आज हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे किस तरीके से हमने पाइथन के कोड को माई की डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। जी। ठीक है, लास्ट हमने जो कोड लिखा था पाइथन के अंदर, वो कोड हमारा कोई इस तरीके से था। ठीक है, ये कोड हमने आपके पास लिखा था। इसमें हमने यही किया था कि फ्लास्क की जो लाइब्रेरीज हैं हमने वो इसमें इंपोर्ट कराई थी पाइथन के प्रोग्राम में। ये पाइथन का के ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम है जो कि हमने इंपोर्ट कराया है पाइथन के अंदर को इंपोर्ट कराया है अपने पास। इसको जरा बंद कर देता हूँ मैं। पाइथन की जो लाइब्रेरी, जो फ्लास्क की लाइब्रेरी है, वो हमने लाइब्रेरी फ्लास्क की हैं। रेंडर टेम्पलेट है, रिक्वेस्ट है, रीडायरेक्ट फॉर एचटीएमएल की थी। और ये हमारा वेब, जो अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं, मैंने ये ओपन किया। अब ये तो मेरी वापस वेबसाइट ओपन हो रही है। ये ये अगर मेरी वेबसाइट आती है, मैं लिखता हूँ google.com वट। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट इस तरीके से इस पेज पे डिस्प्ले होती है। तो ये इसको डिस्प्ले करने के लिए ये मेरे पास फ्लास्क की ये लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा मैं। वो ये क्या करेगी, मेरी वेब प्रोग्राम है उसको एज अ वेब पेज डिस्प्ले करेगा। तो ये उसके लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है। फिर हमने यही किया था कि हमने एक यूज़र बन ऐप, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐप के नाम से। और उसमें फ्लास्क का जो भी है, जो हमने जो लाइब्रेरी की है उसमें नेम, ये बेसिकली क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ये ए पी पी डॉट पी वाई जो प्रोग्राम मेरा इस वक्त चल रहा है, उस प्रोग्राम को इस ऐप के वेरिएबल के अंदर ले आएगा। ठीक है, एक ऐप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। app.py का कंप्लीट जो नेम है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि मेरी इस प्रोग्राम की तमाम जो ऑब्जेक्ट्स, एक तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने, जो कि मेरा इस app.py जो प्रोग्राम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि db के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसमें मैंने डिफाइन किया mysql.connection। अब देखें, मेरे पास एक जो इंटरफेस है पाइथन का, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके मैं प्रोग्रामिंग कोड लिख रहा हूँ। अब जैसे कि हमने लास्ट कुछ एक्सरसाइजेस करी थी कि हमने इनपुट लिया था, इनपुट लेके उसने हमें उसी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया था। हमने वहाँ पे स्क्रीन पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, 1+2 वट एवर, कई किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म की थी जो कि हमारी उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही थी। अब हम जो काम करने जा रहे हैं, वो ये काम करने जा रहे हैं कि हमारा जो कोड है, वो जो डेटा है, वो डेटा एक डेटाबेस के अंदर से, जो डेटाबेस आप जैसे गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, याहू इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फेसबुक है, अब फेसबुक में भी आपके जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं, आपको आपकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन से वो किसी डेटाबेस के अंदर सेव हो रहे हैं, सेंट्रलाइज जगह पे सेव हो रहे हैं, ताकि आप जब भी गूगल ओपन करती हैं तो आपको वही चीज़ नज़र आ रही होती है, आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने नाम रखा, जो पिक्चर्स रखी हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। तो वो किसी एक जगह पे स्टोर हो रही है। तो वही काम कर रही है डेटाबेस, आपका जो डेटा है वो किसी एक सेंट्रलाइज डेटा जगह पे स्टोर हो रहा है।
ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, हॉस्पिटल में इतनी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं ना कहीं एक जगह पर सेव हो रही है, वो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। तो हम वही यही करने जा रहे हैं कि अब हम एक एप्लीकेशन ऐसी बनाने जा रहे हैं जो कि इसी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करेगी और वहाँ से डेटा को रिट्रीव करेगी। ठीक है, तो हमने यही सारा काम किया कि अब किसी भी डेटाबेस को डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट वटेवर जो चेंज करना है, सेलेक्ट करना है, रिट्रीव करना है, उसको रिट्रीव करने के लिए उस डेटाबेस पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई विंडोज़ की अपनी लैपटॉप पे लॉगिन करती हैं तो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपनी विंडोज़ पे लॉगिन होती हैं, तो वैसे ही उसके लिए डेटाबेस पे भी लॉगिन करने के लिए उस डेटाबेस जिस सर्वर पे जिस मशीन पे डिप्लॉयड होगी, जिस मशीन पे वो इंस्टॉल की जाएगी, उस मशीन का नाम देना होगा। ठीक है, और उसका नाम देने के बाद फिर उसका यूज़र आईडी, जैसे कि आप विंडोज़ का यूज़र आईडी डालती हैं वही डेटाबेस का यूज़र आईडी भी होगा, फिर उसका एक पासवर्ड भी होगा कि डेटाबेस पे आप जा रही हैं, इस मशीन पे मौजूद है, इसका यूज़र है और इसका ये पासवर्ड है। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि डेटाबेस का नाम क्या है, कौन सी डेटाबेस से लॉगिन कर रही हैं। अब जैसे कि आप कोई एक नोटबुक, अगर ऑफिस के अंदर डिफरेंट किस्म के यूजर्स हैं, हर यूजर अपनी अपनी नोटबुक से लॉगिन करता है, तो वैसे ही डेटाबेसेस भी होती है कि अपनी हर डेटाबेस के अपनी इंफॉर्मेशन होती है, हर डेटाबेस के अंदर डिफरेंट किस्म की डेटा मौजूद होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यही डिफाइन कर रहे हैं कि उस डेटाबेस जिसके हमने कनेक्शन बनाना है, जिसमें डेटा को स्टोर करना है या रिट्रीव करना है, उसको हम एक्सेस करने का यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं। तो लोकल होस्ट या क्या है चीज़ है, होस्ट, होस्ट का मतलब है मशीन का नाम, जिस मशीन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और लोकल होस्ट क्या चीज़ है, जिस डेटाबेस या जिस मशीन से मैं कनेक्ट कर जा रहा हूँ उसका लोकल। अच्छा, लोकल होस्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर बात करता हूँ तो मैं जो मशीन लोकल आपकी मशीन, जैसे मेरी इस मेरी नोटबुक है, इस नोटबुक के ऊपर मैं कोई डेटाबेस इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, कोई डेटाबेस मैंने इंस्टॉल कर दी, माई की डेटाबेस मैंने अपनी इस मशीन पर इंस्टॉल कर दी, तो वो माई सीक्वल के कनेक्टर के लिए उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है लोकल होस्ट, मतलब लोकल मशीन है उसको लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसका यही नाम होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा लोकल होस्ट, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लोकल मशीन से, जिस मशीन पे मैं अपना मेरा कोड चल रहा है, उसी कोड पे वहीं पे ही कोई डेटाबेस डिप्लॉयड है, उस डेटाबेस पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है यूज़र, जिस यूज़र से कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि मशीन पे बाय डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल, जो माई एसक्यूएल की डेटाबेस है, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की डेटाबेस में डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट, जो कि सुपर यूज़र होता है जिसके पास तमाम किस्म के हर किस्म के राइट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद उसका हम लेंगे पासवर्ड, ये उस डेटाबेस में माई सीक्वल को कनेक्ट करने का पासवर्ड है, और डेटाबेस कौन सी होगी वो है टेस्ट 1। यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन एंटर करी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आता है app.route। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कि जो मेरा पेज है, अब जैसे कि मेरा हाँ हेलो, कुछ पूछना है आपने? जी। नहीं नहीं। ओके, अब जो मेरा पेज ओपन होगा, जैसे कि मैंने google.com यहाँ पे लिखा, अब मैंने लिखा google.com वट एवर जो भी लिखा, तो ये मेरी रूट लोकेशन होगी, मेरी फर्स्ट लोकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABC वट एवर इस तरीके से, इसके बाद का कोई URL है या मैं आगे लिखता हूँ इस ऊपर, तो ये उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल लिखता हूँ इन्फिनिट टेक्नो, ये एक से साइड ओपन करता हूँ। ठीक है, ये infinitechno.com की वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ infinitechno.com लिखता हूँ, तो अब ये दूसरा पेज ओपन होगा जिसके अंदर ये साइट लॉगिन हो गई। अब ये साइट क्या कर रहा है, हमारे पास यही चीज़ यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन को राउट कहाँ करना है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वो infinitechno.com है, वो डिफ़ॉल्ट पेज वो है infinitechno.com है। ठीक है, और आगे जाके मैं अगर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने अ, ये लिख दिया कैरियर अप्लाई, तो अब इसका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये जो लोकेशन है मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो की डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वो अपने पास राउट करके लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो किस्म के मेथड्स होते हैं। आपने कोई भी, जैसे ये है मेरी यूआरएल है, ये मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन करी। ठीक है, इस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद, इस वेबसाइट से ओपन करने के बाद मैं कोई काम परफॉर्म करूँगा, कोई डेटा रिट्रीव करूँगा या कोई डेटा इंसर्ट करूँगा। ठीक है ना, मैं कोई डेटा इंसर्ट करूँगा या तो कोई डेटा सेव करूँगा या सेलेक्ट करूँगा, यही काम कर रहा है गेट। गेट का मतलब है कि आप उससे कोई डेटा रीड करेंगे।
ठीक है। पोस्ट का मतलब है कि आप अपना कोई डेटा सेंड करेंगे, पोस्ट करेंगे, भेजेंगे। एक का गेट का मतलब उससे आप डेटा लेना, और पोस्ट का मतलब उसको डेटा देना। तो ये दो किस्म के मेथड होते हैं वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, जो HTML के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो HTML पेज हमने बनाया था, तो HTML का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, फिर हमने CSS बनाया था, फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब जो HTML का पेज आपके सामने आता है, अब ये जो पेज मेरे सामने आ रहा है, ये पेज यूजर के एंड पे आ रहा है। अब इसके बिहाइंड पे कई किस्म की कोडिंग लिखी हुई होगी। अगर लेट्स सपोज इस कोडिंग को यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ, अब ये देखें, ये पूरा पूरा जो हमने याद होगा आपको, हमने कुछ HTML के कोड पढ़े थे। तो ये जी। सच, ये सारी HTML यहाँ से उठ के आ गई कि इसके पीछे HTML और CSS क्या लिखी हुई है। मगर इस इस इसके पीछे एक डेटाबेस भी कनेक्ट होगी, जो कि डेटाबेस के साथ इंफॉर्मेशन लेकर आ रही होगी। ये जो नाम आ रहा है इन्फिन टेक्नो वटेवर, जो भी नाम लिखा हुआ है, किसी डेटाबेस से आ रहा होगा। ओके। तो यहाँ पे उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है, वहां पे, यहाँ पे उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मेरी कहाँ सेव है, सर्वर साइड पे सेव है। HTML जो कि मेरी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट है। तो हमने यही चीज़ की, और जावा स्क्रिप्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी, हमारी जावा स्क्रिप्ट जो कोड लिखा था हमारा, वो कोड हमारा यूजर को नजर नहीं आता। ठीक है। तो यही चीज़ होती है, एक सर्वर साइड की स्क्रिप्ट, एक होती है आपकी जो यूजर साइड की, क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट होती हैं। तो HTML जो है कोड है आपका यूजर साइड पे नजर आएगा। यहाँ पे जो कि बैकएंड डेटाबेस पे क्या कनेक्टिविटी बन रही है, डेटाबेस का क्या नाम है, वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो HTML लैंग्वेजेस बनाई गई, उन लैंग्वेजेस को कंट्रोल करने के लिए यही काम किए गए कि आप उन एप्लीकेशन को, जो दूसरी एप्लीकेशन जिसके जो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, उसको इन मेथड्स के थ्रू कंट्रोल किया गया। जिसमें मेथड्स आपका आता है, जो मैंने आपको बताया, गेट और पोस्ट। पोस्ट का मतलब है आपने उसको डेटा सेंड करना है, ठीक है, और गेट का मतलब वहां से डेटा लेकर आना है। तो यही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। जी। ओके। अच्छा, अब आता है यहाँ पे, देखें अब हमने क्या किया यहाँ पर, एक चीज की आइटम नेम, रिक्वेस्ट फ्रॉम आइटम नेम। अब जो हमारा HTML का कोड लिखते हैं, अभी हम इसको अपना इस प्रोग्राम को पहले हम चलाते हैं, फिर आपको ये मैं लाइन बाय लाइन चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें हो गई आपकी। एक काम करते हैं, हम माई SQL के डेटाबेस पे कनेक्शन बना के देखते हैं पहले तो। ठीक है, और इसको मैं देख लेता हूँ, सॉरी ओरिकल, ठीक है। तो अब ये मेरी, हमने लास्ट टाइम याद होगा आपको, डेटाबेस हमने यहाँ से कनेक्ट की थी इसी तरीके से। ये है हमारा माई SQL की डेटाबेस को कनेक्शन करने का कमांड टूल है, कमांड लाइन टूल है, या माई SQL डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये डेटाबेसेस के नाम आ रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस मेरी आ रही है test1। ओके। ये क्या आ रही है, डेटाबेस test1 के नाम से। अब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने एक test1 की डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, test1, ठीक है। अच्छा, अब आती है test1 के अंदर में जाके डेटाबेस में कनेक्ट करना है, यूज डेटाबेस पे कनेक्ट करूंगा, अगर MySQL से यूज करूंगा तो यूज करूंगा यूज test1। ठीक है। अब करूंगा शो टेबल्स। ओके। इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसका नाम है आइटम। ओके, आइटम क्या नाम से एक टेबल इसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। अच्छा, मैं करता हूँ सेलेक्ट, डेटा सेलेक्ट करना, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम आइटम्स। सेलेक्ट स्टेरिक का मतलब ये है कि आइटम के अंदर से डेटा सेलेक्ट करके लेकर आ जाओ। सेलेक्ट स्टेरिक, तमाम के तमाम कॉलम, ये जो कॉलम है आईडी, ये हमने बात की थी, आईडी है, नेम ये एट्रीब्यूट्स हैं, सेल प्राइस ये क्या है, इस टेबल के एट्रीब्यूट्स है, इस टेबल के कॉलम्स है। तो सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम लेकर आ जाओ, कहाँ से, आइटम के टेबल में से। तो सेलेक्ट करके लेकर आ गए, इस आइटम के टेबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ, ये डेटा पड़ा हुआ आईडी, ये आइटम का नाम है, सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हमने यही इस डेटाबेस को अपने पाइथन के साथ कनेक्ट करना है। अब देखें यहाँ पे, देखें रिक्वेस्ट में पोस्ट हो रहा है आइटम नेम, एक आइटम नेम है, यहाँ पे हमारा आ रहा है रिक्वेस्ट और पोस्ट आइटम नेम, यही सेल प्राइस के नाम से आ रही है, और ये कॉस्ट प्राइस, ये यही फील्ड मेरे पास आ रही है, मौजूद है। और यहाँ पे एक इंसर्ट की कमांड भी चला रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस मेरा सही कनेक्ट हो रहा है। अब इसको डेटा इंसर्ट करके देखते हैं
फिर आगे चलते हैं। सी एम डी, ठीक हो गया, ये हो गया डी में। पी पी पाइथन पी, क्या क्या है नेम, इसमें हमने चेंज किया था शायद, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैंने आपको एक चीज़ भेजी थी। इसमें शायद मैंने कोड में चेंज किया था, ये वाला कोड डाल देता हूँ यहाँ से लेकर। ठीक है, ये मेरे एप्लीकेशन चल गई है, सर्विंग फ्लास ऐप। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट सर्वर का एक वार्निंग दे रहा है कि आपने ये जो चीज़ करनी है, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो बोला अगर आपने प्रोडक्शन सर्वर यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से इसको डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा, वो अलग डिप्लॉयमेंट का तरीका है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र, तो ये बता रहा है कि ये एप्लीकेशन मेरी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चल रही है, एच टी टी पी समथिंग 127। ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है जो कि लोकल होस्ट के बिहाइंड पे आईपी एड्रेस चल रहा होता है। ठीक है, अब मेरी एप्लीकेशन जो एक्सेस करूँगा मैं इस कोड के थ्रू एक्सेस करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, देखें ये एक मेरे पास एच टी एम एल का एक फॉर्म मेरे पास शो हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम रजिस्ट्रेशन, आइटम नेम पूछ रहा है, सेल प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। मैं नाम नाम देता हूँ सोप। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट देखें, करके देखते हैं। इस वक्त इस टेबल में थे रिकॉर्ड थे, ये माईसीक्वल का टेबल डेटाबेस था, इस पे हमारे पास इस टेबल के अंदर इस वक्त एक रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से रिकॉर्ड सेव करता हूँ सोप, और इसकी सेल प्राइस 100 और कॉस्ट प्राइस 50 कर देता हूँ। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखें यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई, आइटम नेम सोप आ गया, सेल प्राइस जो मैंने वहाँ पर एंटर की थी। देखिए मैंने यहाँ से वेब से थ्रू डेटा डाला था, और ये डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं इसी चीज़ को इंस्पेक्ट जो हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। ये मेरा एचटीएमएल का पेज है, मैंने इसको ओपन राइट क्लिक करके, ये आप किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करना चाहें तो कर सकती हैं, कि कोड देखना चाहें देख सकती हैं। देखिए हमारे पास अब ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के पीछे जो भी कोड आपको देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच टी टी पी जो हमने लिखा था हेड टाइटल आइटम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, हेड बॉडी आ रही है आइटम रजिस्ट्रेशन, इसके बाद मेथड आ रहा है पोस्ट का। ठीक है, और ये फॉर्म है, देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये बता रहा है कि लेबल है आपका, सेल प्राइस है। ठीक है, इनपुट टाइप डिफाइन की है सेल प्राइस की। ये कोड भी चेक करते हैं अपना। देखें इस पूरे कोड के अंदर ये जो मैं यहाँ पर पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, पहला कोड बंद हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो कोड है इसके बैकएंड पे जो कोड ये चल रहा है पाइथन का, देखें यहाँ पे अब जब एचटीएमएल चेक कर रहा हूँ तो ये कोड मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या है, मेरा सर्वर साइड कोड है।
ये मुझे HTML के उस कोड पर नज़र नहीं आएगा। ये कोड मेरा HTML के उस कोड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है बाय द यूज ऑफ दिस कोडिंग। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आती है हमने कैसे बात कर, अब ये फोल्डर बना हुआ है, देखिए हम टेम्पलेट के नाम पे, इस टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आता हूँ मैं। इस पे एक फाइल बनी हुई है, दिस इज द आइटम रजिस्ट्रेशन। इसको ओपन करते हैं हम, आइटम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम एच टी एम एल पढ़ी थी। इसमें क्या था, ये वही एच टी एम एल का टैगिंग लिखी हुई है, हेड है, आइटम रजिस्ट्रेशन है, और एच टू हेडिंग डिफाइन की हुई है। अब ये देखें एक मेथड डिफाइन हुआ यहाँ पे, पोस्ट। ओके, ये पोस्ट के नाम से मेथड डिफाइन किया हमने, एक लेबल डिफाइन किया, उसका नाम दिया आइटम नेम। इनपुट, इनपुट टाइप दी हमने यहाँ पे टेक्स्ट, और नेम दिया आइटम। और रिक्वायर्ड यहाँ पे कर दिया कि ये रिक्वायर्ड का मतलब होता है ये रिक्वायर्ड होगा, मैंडेटरी डालेगा, यूजर को इनपुट देना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड लिख दिया तो आप मैंडेटरी फील्ड है, अगर रिक्वायर्ड नहीं लिखूंगा तो वो ऑप्शनल फील्ड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा, दूसरा एक लेबल डिफाइन किया सेल प्राइस का, फिर एक और लेबल डिफाइन किया मैंने कॉस्ट प्राइस का। ये वही कोडिंग जो हम एस्टिमेट करते हैं, ये सेम वही कोडिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन की और यहाँ पे नेम डिफाइन किया कॉस्ट प्राइस, रिक्वायर्ड समथिंग ये लिखा। बटन की टाइप डिफाइन करी सबमिट, कि बटन की जो टाइप है इसका काम है सबमिट करना। सबमिट का मतलब ये है कोई पोस्ट करेगा डेटा, सबमिट का मतलब ये पोस्ट करेगा डेटा, सर्वर साइड पे सेंड करना, सर्वर साइड पे डेटा को सेंड करना। सबमिट का मतलब ये डेटा को सेंड करना। ठीक है, सबमिट दे दिया यहाँ पर। अब ये कोडिंग क्या करेगी मेरे इस कोड के ऊपर, देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया था, नाम, आइटम नेम। ठीक है, यहीं पे मैं ये काम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म आइटम नेम। इसका, इस रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म जो है मेरा, उसका नाम, जो यहाँ पे नाम यूज़र लिखेगा, ठीक है, ये जो नाम लिखेगा यूज़र, वो नाम यहाँ से उठाओ, इस वेरिएबल के अंदर लिख के आ जाना। ठीक है, फिर जो सेल प्राइस के अंदर जो नाम लिखेगा यूज़र, वो लेके इस वेरिएबल के अंदर लिख के आ जाएगा। फिर जो कॉस्ट प्राइस के अंदर जो लिखेगा वो उठा के इस वेरिएबल के अंदर लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब चलेगी मेथड तो यह करेगा एपीपी टू राउट मेथड, ये जाके वेबसाइट को ओपन करेगा। ठीक है, ये वेबसाइट को ओपन करेगा, कौन सी वाली वेबसाइट, आइटम डॉट एच टी एम एल, यानी वेबसाइट को ओपन करेगा ये मेथड, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ रहा है दिस वन। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, इस वेबसाइट को ओपन करेगा। डिफाइन किया आइटम रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल, अगर उसके अंदर मेथड पोस्ट का कॉल हुआ है वहां से आइटम डॉट एच टी एम एल में, पोस्ट का मेथड, ये जो हमारा ये सबमिट किया है ना, ये सबमिट का पोस्ट का मेथड है, यहाँ लिखा है फॉर्म सबमिट, ये पोस्ट के नाम से मेथड डिफाइन किया। जब ये यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ पे हमारे पाइथन के प्रोग्राम में आएगा, तो उस इस फॉर्म के ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं इस वेरिएबल के अंदर लिख के आ जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई मेरी, कोडिंग किस तरीके से हो रही है। हाँ जी, मतलब पर जो मैं समझ रही हूँ कि डेटाबेस की कोडिंग को हम पेज की कोडिंग से किस तरह से इंटरलिंक कर रहे कम्युनिकेशन, हैं और वो। जी, तो ये हाँ जी। पेज पे हम यही कर रहे हैं कि हम इसमें तीन किस्म के काम कर रहे हैं, एच टी एम एल, पाइथन, और फिर जी। डेटाबेस। हाँ, एच, बिल्कुल ठीक। ठीक है, डेटाबेस माइस्क्ल की डेटाबेस को हम तीन चीज़ों को आपस में इस प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। कि जी। पाइथन क्या कर रहा है, हमारा सर्वर साइड पे काम कर रहा है जो कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी बना के दे रहा है। आइटम डॉट एच टी एम एल क्या कर रहा है, जो कि सर्वर यूजर साइड के ऊपर जो डेटा डिस्प्ले कर रहा है वो उसको हम एच टी एम एल के थ्रू हेल्प ले रहे हैं। ओके, अच्छा, अब ये डेटा वहाँ से कॉल हुई, हमारी आइटम डॉट एच टी एम एल कॉल हो गई, यहाँ से कॉल होने के बाद फिर ये वेरिएबल, ये मेरा एक आइटम रजिस्ट्रेशन के नाम से मैंने एक वो डिफाइन किया, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अब इसमें क्या हो, इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड जो है वो मेथड अगर पोस्ट है तो क्या करोगे, आइटम डॉट एचटीएमएल में जो यूजर ने इनपुट लिखा था, जो हमने लिखने के बाद हमने सेव का बटन दबाया था, सेव आइटम, जैसे ही सेव आइटम का बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे कॉल आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर अगर देखेगा जो रिक्वेस्ट वहां से जो फॉर्म में जो लिखा था आइटम इसमें आ जाएगा, सेल प्राइस इसमें आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस में आ जाएगी। ठीक है। ये अच्छा, करके दिखाएंगे, मतलब ये किस, अगर वहां से एंटर करें तो यहाँ पे कैसे आएगा? आज देखें ये चीज ना, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगी, ये स्टेप तो देखें वो ऐसी आएगी, वो मैं दिखाता हूँ वो कैसे होगा, वो कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने ये पेज खोला था, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैं एक और लिख देता हूँ लक्स। ठीक है, यहाँ पे लक्स मैंने आइटम नेम डाला, सेल प्राइस डाली 400, और कॉस्ट प्राइस डाली 500। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेव का बटन जैसे दबाऊंगा,
जैसे ही सेव का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो पेज है जी कॉल होगा। ये कॉल अभी इसने मेरा वो पेज ओपन कर दिया। फिर ये मेथड कॉल होगा जैसे ही वो पेज दबाऊँ, वो भी सेव का बटन दबाऊंगा। मैं दबाया सेव का बटन। अब इसके जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया तो इसने क्या किया, बैकएंड पे गया, जाके इसने चेक किया कि आइटम में से पोस्ट का मेथड कॉल हुआ है। यहाँ से HTML में यहाँ से बटन दबाया सबमिट का मैंने, इसका नाम चेंज कर देते हैं सेव डेटा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। और आइटम रजिस्ट्रेशन इन माई एसक्यूएल। ओके। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। देखें यही चीज़ है जो मेरा डेटा था, मैं यही कोड लिख रहा हूँ। इस कोड को मैंने चेंज किया था, यहाँ पे चेंज हो गया ये। अब मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने दे दिया ऑयल। प्राइस दे दी इसकी मैंने 600, कॉस्ट दे दी मैंने 300। ठीक है, ये मैंने किया सेव। जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा यहाँ पर, ये मेरा HTML का कोड है। इसमें मेरा जो मेरा कोड, ये मेरा है सेव डेटा के नाम से एक मेरा बटन जो सबमिट बटन है। देखें हमने लास्ट टाइम बटन टाइप पढ़ी थी, इसका काम होता है कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हमने। तो बटन है, इसकी टाइप है सबमिट। ठीक है, सबमिट का मतलब पोस्ट करेगा, तो कोई चीज़ हमारा जो डेटा है सर्वर साइड पे भेजेगा। ठीक है, मैंने सेंड किया, सेव बटन सेव दबाया। तो अब ये क्या करेगा, मेरा app.py का कोड यहाँ पर आएगा। इसने देखा कि हाँ जी HTML के अंदर से जो फंक्शन था, मेथड था पोस्ट। ठीक है, उसने बोला पोस्ट, ये पोस्ट के मेथड के अंदर लिखा हुआ सब कुछ। ठीक है, इसी मेथड के आखिर में ऐसा आएगा या तो इसके पास आएगा। इसने देखा मेथड कौन सा, पोस्ट का मेथड है। उसने बोला ठीक है, इस फॉर्म में जो मैंने वहाँ पे आइटम नाम लिखा था वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वहीं पे रिटर्न होगा इसके बैकएंड पे फॉर्म्स के रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म क्या चीज़ है, मेरा HTML का जो पेज है ना, ये जो पेज आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूरा पेज ये रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म है। ठीक है, ये चेक करेगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के अंदर आइटम जो लिखा हुआ है, इसको पाइथन के इस वेरिएबल के अंदर लेके आ जाओ, और सेल प्राइस को भी लेके आ जाओ, कॉस्ट प्राइस को भी लेके आ जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, एक कर्सर, ये है डीबी कर्सर इज तो डीबी डॉट कर्सर। ये क्या किया, डीबी के साथ मैंने एक रिकॉर्ड ओपन किया है, मतलब एक तो मैंने डीबी के साथ कनेक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं एक कनेक्शन बना रहा हूँ कि डीबी के, अब मैं कोई कर्सर का मतलब है डीबी से एक लिंक क्रिएट करना है कि मुझे को डेटा इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक कर्सर बनाऊंगा, उसे कहते हैं कर्सर, डीबी डॉट कर्सर। उसका ये काम करेगा। उस कर्सर को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, डीबी के अंदर इंसर्शन परफॉर्म करूंगा। कनेक्शन बना लिया, अब वो मेरे एक लिंक क्रिएट करेगा डेटाबेस के साथ। तो ये एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, जो जो डेट पाइथन को और डेटाबेस को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा फॉर द डेटा पर्पस। यहाँ मैंने कनेक्शन बनाया था, ये डेटा के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं डेटा के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, कर्सर इक्वल डीबी कर्सर। जैसे कि मैंने डीबी का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, क्योंकि इसका काम था डीबी का कनेक्शन बनाना। ठीक है, तो यहाँ से बनाया था मैंने, एक बनाया मैंने आइटम का, जो आइटम का नेम लेकर आ रहा है, इसका वेरिएबल डिफाइन किया था। वैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर का नाम डिफाइन करूंगा, जो कि मेरा पाइथन के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, डेटाबेस को पाइथन, और सॉरी माई सीक्वल के अंदर डेटा के अंदर इंसर्ट करवाएगा, ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। अब मैंने एक एसक्यूएल लिखी यहाँ पर, एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट। हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या काम यह है कि आपको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने का प्रोसीजर बता दिया, स्टैंडर्ड बता दिया कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। सेलेक्ट, जैसे हमने अभी लास्ट दिखा था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम, जो यहाँ पे हम लिख रहे थे। ये रहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये रहा माई सीक्वल, दिस वन, ये लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम। तो ये एक सेलेक्ट है जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि हम पाइथन में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो इफ एल्स मेथड लिखवा रहे हैं, ये पाइथन के साथ कम्युनिकेट करवाने की लैंग्वेज है। वैसे ही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज है ये सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वन, ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ये वो लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, अब हमने सेलेक्ट करने का मतलब डेटा को रिट्रीव को कहते हैं सेलेक्ट, माई एसक्यूएल के अंदर। अब डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर डेटा
एंटर करना, डेटा एंटर करने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, कीवर्ड इस्तेमाल किया था इंसर्ट, कि डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है मैंने। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारा, आइटम। कहाँ पे इंसर्ट करना है, आइटम के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डिफाइन की फील्ड, पहली फील्ड है हमारी आइटम नेम, कि कौन सी फील्ड में करना है, आइटम नेम में करना है। ओके, सेल प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, आइटम नेम, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब इसमें एक फील्ड नहीं डिफाइन की मैंने, आईडी। ये आईडी का नंबर ये है कि इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कि माई क्या करेगा, ये ऑटो जनरेटेड फील्ड है, ऑटो नंबर जनरेटेड फील्ड है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली माई अपने खुद ही एक नंबर जनरेट कर देगा, वो एक यूनिक नंबर होगा, तो इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली माई कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे जब डालूंगा तो मैं लिखूंगा इंसर्ट, एसक्यूएल लिख दी। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, वैल्यूज, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है, इसी का माई एसक्यूएल का सिंटैक्स है। आइटम नेम जो लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू क्या होंगी, इसके अंदर वैल्यू क्या होंगी, तो यहाँ पे पर्सन एस, पर्सन एस, पर्सन एस, ये तीन स्ट्रिंग वैल्यूज मैंने भेजी, पर्सन एस, पर्सन एस, पर्सन एस। ये भी बाय डिफॉल्ट एक सिंटैक्स है, आपने अगर कोई वैल्यू भेजनी है। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज फिर डिफाइन करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन की वैल्यूज, कि वैल्यूज जो मैंने यही लिखी है वैल्यूज, इसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ, परसेंटेज को आइटम, इस परसेंटेज को आइटम नेम से कर देगा, सीक्वेंस में दे रहा हूँ, इस परसेंटेज को सेल प्राइस से कर देगा, और इस परसेंटेज को, परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से कर देगा। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर यहाँ लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जो मैंने कर्सर डिफाइन किया था ये, इसको मैंने कहा आपने एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है, एसक्यूएल, जो मेरी इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर जो एसक्यूएल लिखी है इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये आपने इसको पास किया। फिर आपने डिफाइन की वैल्यूज, वैल्यूज में जो मैंने परसेंट एस लिखा था, परसेंट एस, वो मैंने यहाँ परसेंटेज अलग से, यहाँ इसके अंदर हार्ड कोड नहीं किया, मैंने अलग से पास की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, इस मैंने डिफाइन कर लिया वैल्यूज। तो जब ये इंसर्ट चलेगी तो ये क्या करेगा, इस वैल्यूज के अंदर जो आइटम नेम के अंदर जो वैल्यू होगी, जो यूजर ने वहाँ पे वेब पेज के ऊपर डिफाइन की थी, वो वैल्यू यहाँ से उठाएगा, इसके अंदर डाल देगा, और ऑटोमेटिक इसकी इसमें इस वाली स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी, और जाके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये बात समझ में आए आपको, क्लियर है। हाँ जी, थोड़ी बहुत सही है। ठीक है। तो अब ये पूरी प्रोग्रामिंग देखें, अब ये चीज़ें अब जब प्रैक्टिस में आएंगी तो आपको जो चीज़ समझ में जब भी आएगी, मगर ये चीज़ें एक बेसिक जो बेसिक फ्लो है ना, आपको फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये चल कैसे रहा है। ओके। जी। ओके, अच्छा देखें, फिर आपने क्या किया, कर्सर वही जो हमने डिफाइन किया था, डॉट एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करना है, वही मैंने दे दिया अपनी स्टेटमेंट, इंसर्ट की स्टेटमेंट दे दी, और इस इंसर्ट की स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी वो मैंने यहाँ से वेरिएबल में दिखाया, तो ये यहाँ से वो पिक कर लेगा। ओके। उसके बाद होता है डीबी डॉट कमिट। अच्छा, डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करवाता मैंने कोई डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दो डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड, तो उसकी एक होती है इंसर्ट कर दिया, फिर उसकी कंफर्मेशन भी होती है कि आप श्योर हो कि ये डेटा आपने इंसर्ट कर दिया। तो कमिट का मतलब एक जस्ट लाइक ए कंफर्मेशन है। अगर आपने यहाँ पे कमिट नहीं किया तो वो डेटा इंसर्ट करेगा, अगर आपका पेज किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया तो वो डेटा सेव नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे कमिट नहीं लिखूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा? कमिट कंफर्मेशन नहीं दूँ, अगर मेरा यूज़र का डेटा ये हुआ कि मैंने किसी जगह डेटा इंसर्ट करवाया, ठीक है, और कमिट का मतलब है कंफर्मेशन, कि हाँ जी इंसर्ट सही है, इंसर्ट सही है, तो उसको जब भी इंसर्ट करो। अच्छा, उसके एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, आप कोई एटीएम मशीन से कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, आपने कोई एटीएम में अपना अपना पासवर्ड डाला, इनपुट डाल के आपका आपने कार्ड डाला, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपके पास बैलेंस आ गया, आपने वहाँ पे विड्रॉ किया, आपने वहाँ 1000 रुपीज़ आपने निकालने। अच्छा, 1000 रुपीज़ निकालने आपने उसने ट्रांजेक्शन पोस्ट करी, पोस्ट करने में जब आपको जब अमाउंट निकलने का टाइम आया था, उस वक्त क्या हुआ, आपके किसी वजह से जो है ना नेटवर्क फेलियर हुआ, वटेवर किसी भी रिजल्ट क्या हुआ, आपके जो है ना कैश नहीं निकल पाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में से वो पैसे उस टाइम के ऊपर दिखा देता है कि 10,000 रुपये आपने कितने अमाउंट निकाला, वो आपके अमाउंट से एक मैसेज आया था कि अमाउंट से पैसे निकाल लिए। ठीक है। जी। फिर क्या होता है, एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस चलता है, फिर वो जाकर चेक करते हैं कि बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी ट्रांजेक्शन तो पोस्ट हुई है मगर पैसे विड्रॉ नहीं हुए, तो फिर उनको रोल बैक करते हैं।
ठीक है ना। तो इन चीज़ों उसको दोबारा से रिटर्न करते हैं, उसकी रिटर्न डालते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होता है एटीएम के में, ये होता है प्रोसीजर होता है कि वो ये चेक करता है कि जो नीचे जो ड्रॉर होती है उस ड्रॉर से अमाउंट बाहर आया था या नहीं आया था। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी हाँ। ठीक है। तो हम बात करते हैं एटीएम की। तो अब क्या होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन, यही चीज़ें को ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन चल रही थी। अब यही ट्रांजैक्शन दैट सपोज आप कहती हैं कि आपने अमाउंट आ गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अमाउंट जो है आपको रिफंड भी हो जाता है। ठीक है, वो रिकनसाइल करते हैं कि वो जो नीचे ड्रॉर है उससे वो अमाउंट बाहर आया था या नहीं आया था। उस टाइम पे वो देखते हैं कि इस तरह की वो ड्रॉर ओपन नहीं होती है, तो उसका एक चेक पॉइंट होता है कि वो ड्रॉर ओपन हुई ही नहीं हुई है, उसको उसकी लॉक चेक करते हैं कि ड्रॉर नहीं ओपन हुई है, दैट्स मीन यूज़र को अमाउंट नहीं मिला। तो वो ये चीज़ चेक कर देने के बाद आपको अमाउंट रिफंड कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हर जो एक होती है ट्रांजेक्शन साइकिल। आपको ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आपके एटीएम से जो आप अमाउंट निकालेंगी, तो उसमें जाके पहले चेक करता है कि वो आपके बैलेंस है या नहीं अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस अकाउंट में है नहीं है तो उसको बैलेंस निकालने के बाद जाके चेक करता है कि आपका पासवर्ड ठीक है या नहीं है। ये चेक करने के बाद फिर आपको एक ट्रांजेक्शन इंसर्ट करता है। अब वो ये ट्रांजेक्शन इंसर्ट करता है तो उस ऐसे ही नहीं होता कि आपके अमाउंट से विड्रॉ करके सिर्फ निकाला था, अगर 10,000 विड्रॉ कर लिए। तो ये भी होता है कि वो अगर लेट्स सपोज आप किसी एक बैंक की मशीन से लेते हो, किसी दूसरे मशीन की बैंक की मशीन से अमाउंट निकाल रही है, तो उसके बेस पे कई किस्म के डेटा में इंसर्शन परफॉर्म करता है। तो ये पूरा एक साइकिल होती है जो कि डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अब इसमें पूरी अगर लेट्स सपोज 10 किस्म की ट्रांजेक्शन परफॉर्म होनी थी और 10 की ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं, 5वीं ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई फेलियर आ जाता है। ठीक है, कोई फेलियर 5वीं ट्रांजेक्शन में कोई फेलियर आया था, इसका मतलब ये इसका मतलब ये 5 टेबल के अंदर उसने डेटा इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, 5 में भी उसने इंसर्ट करना है और 6 नंबर लाइन के ऊपर कोई एरर आ गया, कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, दैट्स मीन वो ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई। ऐसी बात है ना, पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, वो पूरी ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कमिट करने के लिए, डेटाबेस पे ऑपरेशन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कमिट का, कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन ऊपर परफॉर्म कर लें, जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपका डेटा सही आपने इंसर्ट किया है तो फिर आप कमिट करें। ये ये कौन क्लियर है? कंफर्मेशन कौन करेगा, मतलब डेटाबेस में जैसे अब हाँ, डायरेक्ट। ये कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन देख कैसे करेगा, जैसे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। अब इसने इंसर्ट का स्टेटमेंट चलाई। ओके, अब जो इंसर्ट की स्टेटमेंट चलाई, अब मेरे पास ऐसी इंसर्ट की मैं और स्टेटमेंट लिख दूँ, लेट सपोज मैंने यही कॉपी किया, ये इंसर्ट की 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, एक चली, दूसरी चली, तीसरी चली, अभी तक मैंने कमेंट नहीं किया। एक चल गई थी, जब दूसरी चलने की बारी आई, यहाँ पे किसी किस्म का एरर आ गया और मेरी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तीसरी पे आएगा ही नहीं तो ये कमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इस कोड को दोबारा चलाता हूँ, कोड बता देगा, रुक जाए, ये मेरा कोड है। अभी इस कोड के मुताबिक मैंने 3 रोज इंसर्ट होनी चाहिए। मैंने माई सीक्वल पे चेंज किया है ना, तो मैं अपना माई सीक्वल को भी दोबारा से रन कर लूँ।
ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है लक्स वन वन। इसको कर दें 50। अच्छा जी, और इस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैंने सेव कर दिए थे, क्या किया, हम ऐसे इक्वल पे चलते हैं। देखें इसने लक्स वन के नाम से 3 रो इंसर्ट कर दी। जी। ओके। अच्छा अब अगर लेट सपोज मेरी कोडिंग क्या मैं जब मेरी कोडिंग चल रही थी, ये मेरा प्रोग्राम चल रहा था, जब इसने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा था, इसको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दी इसने, इस वाली इंसर्ट को परफॉर्म कर दिया इसने, मगर तीसरी वाली इंसर्ट परफॉर्म कर रहा था, उस वक्त मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। प्रोग्राम चल रहा है ना मेरी, अब अभी तो मेरी 3 लिखी है, लेट तो मेरी 10 लाइनें लिखी हुई हम्म। थी, 10 लाइनों में से 5 लाइनें चल गई थी, 5वीं लाइन 6ठी लाइन लिखने आया, उस पर मेरा प्रोग्राम बंद हो गया, या मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया, वट किसी रीज़न की वजह से क्रैश हो गया। अब मेरी लाइंस जो लिखनी है, इंसर्ट करवानी है, मेरे नहीं हो 10 लाइनें मतलब इंसर्ट होंगी तो वो करेक्ट है ना, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में लिखा है 10 लाइनें इंसर्ट होंगी तो करेक्ट है हम्म। उसका मतलब। ठीक है, अगर वो 5 लाइनें इंसर्ट हुई हैं 10 मिनट, वो करेक्ट नहीं है। जी। ठीक है ना, तो दैट्स मीन तो ये मेरी डिसीजन इसी लेवल पे होगा कि 3 लाइनें जब लिख लेगा, जब मैं समझता हूँ हाँ ये 3 लाइनें इंसर्ट कर दी, तो आपने कंफर्मेशन देनी है। अगर वो दूसरी लाइन के ऊपर इंसर्ट हुआ जब करने जा रहा था, इसका मतलब फेलियर हो गया, तो वो कमिट पे आएगा ही नहीं, वो कंफर्मेशन, दैट्स मीन वो मेरी ट्रांजेक्शन, जो मेरी जो चीज़ इंसर्ट करवाना चाह रहा था, वो पूरी नहीं तो हुई है। फिर क्या करेगा? दैट्स द कंफर्मेशन। उस सूरत में क्या करेगा, ये कमिट होगा ही नहीं। जो अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये कमिट नहीं चला ना, तो ये इसको रोल बैक कर देगा, मतलब वहाँ पे लिखेगा ही नहीं। इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम्म। इसको db डॉट कमिट, बाय डिफॉल्ट तो होता है, ठीक है। मैंने दोबारा से चलाया अपना पेज, T1, इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। देखें डेटा आया, डेटा नहीं आया। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैंने कमिट ही नहीं किया उसको, वो डेटा यहाँ पर आया ही नहीं। ठीक है, तो ये है उसकी, उनको मैंने वहाँ पर कंफर्मेशन दी नहीं, तो उसने यहाँ पर डेटा भेजा भी नहीं, हाँ। तो ये है उसका नहीं, फ़ायदा। जो हम पहले भी तो जिस तरह से जो चार्ट्स हैं उनको, टेबल्स को वो कर रहे थे, तो मतलब उसमें वो डाटा डायरेक्ट आ रहा था। जी आ रहा था ना, हमने आखिर में कमेंट लिखा था, अब मैंने कमेंट हटा दिया था, जब कमेंट हटा दिया इसका मतलब वो कंफर्मेशन हुई नहीं। मैंने इंसर्ट तो कर दिया उसने, मगर उसने आकर जाके देखा, उसने कोई कमेंट किया ही नहीं है, तो वो डेटा लॉस्ट हो गया। तो कमेंट का मतलब एक कंफर्मेशन है आपके पास कि आपका डेटा आपने जो इंसर्ट किया है उसको कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात ये? नहीं, मैं मतलब अगर जैसे सपोज अब हम गूगल पे कोई चीज एंटर कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, हम्म। जो भी मामला होता है, तो उसमें वो डाटा जो है वो डीबी वहां पे सर्वर पे जाके वो सेव नहीं होगा। हाँ देखें, ये गूगल पे कर रहे हैं, क्या आप कोई फाइल बनाती हैं, आप वर्ड पे काम कर रही हैं, ठीक है, वर्ड पे कोई फाइल थी, आपने वो सेव नहीं की थी, एक तो होता, अब तो वर्ड के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन हम्म। आता है, ठीक है ना। वर्ड के दूसरे वर्जन में पहले ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं होता हम्म। था। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने वर्ड में काम कर रही हो और आपने वर्ड की फाइल को हम्म। सेव नहीं किया और आपकी पीसी बंद हो गया किसी वजह जी। से, तो दोबारा जाके आएंगे, तो आपने अगर 10 लाइनें लिखी थी और आपने 10 लाइनें बाद में 10 लाइनें मजीद और लिखी, और आप दोबारा फाइल ओपन करती हैं, तो वो 10 लाइनें आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी, जी। मौजूद नहीं होती, ऐसी जी। होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपने कमिट का मतलब ये है कि आपने कंफर्मेशन देनी है। देखें, डेटा को इंसर्ट करवाया आपने, उसकी कंफर्मेशन नहीं देंगे, आप कह देंगे कि ये मैंने जो डेटा इंसर्ट किया है, आखिर कमिट का मतलब ये होता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि यार ये डेटा जो है ना, आप डेटाबेस में राइट कर दो। अच्छा। अब उसके अंदर एक मेथड होता है रोल बैक, वो कमिट एक होता है रोल बैक। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया एटीएम के बारे में, एग्जांपल एटीएम की दे रहा हूँ,
कि एटीएम की ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है कि आप किसी अपने अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्ट करती हैं, विड्रॉ करती हैं। अब आपका अकाउंट था किसी भी बैंक के अंदर, अब क्या होता है बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने करते वक्त आपने क्या होगा, आपकी किसी अकाउंट में जाके चेक करेगा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस को चेक करेगा, बताएगा ये हाँ इस यूज़र जो है ना इस टाइम के ऊपर इस एटीएम के ऊपर आया था, उसने एक ना के लॉग एंटर करेगा। लॉग एंटर करेगा, फिर जाके एक टेबल में जाके ट्रांजेक्शन डालेगा, डेबिट क्रेडिट डालेगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट हुई है। ठीक है, वो एंट्री डालेगा, फिर आपके एक बैलेंस के टेबल के अंदर एंट्री फेंकेगा कि इसमें से इसका बैलेंस जो है ना 10,000 माइनस कर दो। ठीक है, अब उसने 10,000 माइनस किया और एक एंट्री भी डाली कि 10,000 के अंदर एक ट्रांजेक्शन भी डाल दो कि 10,000 का इसने अमाउंट निकाला। अब इस काम को करने के लिए उसने दो मुख्तलिफ जगहों पर डेटा को सेव किया। ठीक है, जब वो एक डेटा सेव कर रहा था, एक जगह इसने लिख दिया कि 10,000 का अमाउंट निकाला, ये लिख दिया। अब उसने सेकंड जगह माइनस करना था कि बैलेंस को में से 10,000 माइनस कर दो। तो जब वो 10,000 बैंक उसमें बैलेंस में से माइनस करने गया, उसने वहां से माइनस कर दिया। अब एक जगह पे उसने कहा था कि यूजर को आप ऐसा करें, आप पैसे दे दें। तो जब आपको जो ड्रॉप इन होती है ना, आपका वो जब ड्रॉ खुल जाती है, तो अब उस टाइम पे जब वो वहां पे काम करने गया, जब पैसे देने की बारी आई, उस टाइम पे किसी वजह से एटीएम की लाइट चली गई। ठीक। किसी वजह से एटीएम की लाइट चली गई। अब आपके पास डेटा की इंसर्शन की ट्रांजेक्शन हो गई ना, दो तो हो गई, आपके बैलेंस डिटेक्ट भी हो गया हम्म। और आपके पास इसने इंसर्ट भी डाल दी, मगर आपको पैसे नहीं मिले। ठीक। ठीक है, अगर उसने हर हर लेवल के ऊपर ये लगा देते कि हाँ जी इंसर्ट करने में कमिट कर दो, उसको कमिट कर दो, इसको कमिट कर दो। ठीक है ना, तो अब आप इस केस क्या होता है, ये फ्लॉज जो था ट्रांजेक्शन का फ्लॉज था, आखिरी ट्रांजेक्शन पूरी हुई नहीं। जब ट्रांजेक्शन आखिरी कब पूरी होगी, जब आपको पैसे मिल जाएंगे। जी। ऐसा ही है ना, अब आपको पैसे तो मिले ही हम्म। नहीं, वो आपके पास से डिटेक्ट हो गए, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है। तो ये जो कमिट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर ये टेक्निक दी आती है, वो इसी चीज़ों को के दी आती है कि हाँ जी आखिरी जो ट्रांजेक्शन है, जो आखिरी जो काम है जिस पे यूज़र को पैसे मिल जाए, दैट्स मीन दी कंफर्मेशन है कि हाँ जी आप ये आखिरी ट्रांजेक्शन हो गई है, यूज़र को पैसे मिल गए हैं, जो ड्रॉ ओपन हो गई है, तो जाके कमिट करो। ठीक, दैट्स द यानी टास्क ट्रांजेक्शन साइड। कंप्लीट का ये एक वो जी, है। सही। एग्जैक्टली। ठीक। ठीक। ठीक है, तो ये कमिट, अब इसमें ये भी होता है कि लेट्स सपोज वो देखता है कि हाँ जी मैं टास्क दिख रहा था, इसमें से एक दो टास्क में चार टास्क है, चार में से दो हो गई हैं, तीसरी पे कोई इशू आ गया, तो क्या करेगा, इसमें एक ऑप्शन होता है रोल बैक। तो वो क्या करेगा, जो ऊपर की दो ट्रांजेक्शन इसने ऐड कर दी थी उसको रोल बैक कर दो, और क्या करेगा, माइस को ऑटोमेटिक उसको डिसहार्ड कर देगा। ठीक। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद रिटर्न कर रहा है आपको, जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी वो आपको इसी के अंदर रिटर्न मिल जाएंगी। ये चीज़ यहीं पे कॉल हो रही है हमारा, देखें जो आइटम डॉट एच टी एम एल को यहीं से कॉल कर रहा है। इसके अंदर क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। अगर आप रेंडर को टेम्पलेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पाइथन का कोड लिखा है, जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल मौजूद है, वहाँ पे एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाएं, टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर इसी स्पेलिंग के नाम से तो बनाएं, और इसमें आप अपनी एच टी एम एल कोड डाल दें, जो आपकी एच टी एम एल की फाइल है। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट। आपने जो भी आपकी आइटम जो एचटीएमएल की फाइल है, वो जाके चेक करेगा कि आपका जहाँ पे पाइथन का कोड पड़ा हुआ है, उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर टेम्पलेट का फोल्डर जाके सर्च करेगा, और उस आइटम का आपके एचटीएमएल की फाइल को रन कर देगा। ठीक है, वो आपके प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यहाँ लिखा हुआ है, ये इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन, अगर मेन है, ठीक है, जो यहाँ पर हमने बनाया था, तो अब ये जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है ना, ये आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, जी। जैसी पाइथन चलाता हूँ, तो ये करता क्या है, एक जो मेरे वेबसाइट है, जो मेरा पेज है, एचटीएमएल का पेज है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अलाउ कर देता है। देखें, वेब सर्वर जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट होती है, जो हमने बात की कि हमारे पास सर्वर सर्वर के साइड पर डिप्लॉयमेंट है। अब मेरा जैसे कोई गूगल है, अब गूगल है, याहू है, आप अपने पास से भी एक्सेस कर रहे हैं, मैं भी अपने पास से एक्सेस कर रहा हूँ, तो हर कोई डिफरेंट एक्सेस कर रहा है। तो अब क्या है, गूगल किसी एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड होगी एप्लीकेशन, ताकि हर कोई उसको एक्सेस कर सके। तो उसका अपना एक यूज़र, अपना एक आईडी होगी। ठीक। जैसे कि मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ गूगल को, पिंग google.com, ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास google.com की ये आईडी आ रही है, तो आपके पास हो सकता है कोई और आ रही हो। तो इस
इस आईपी पे जाके ये एक्सेस कर रहा है। वैसे ही हमने जो वेबसाइट बनाई है वो इस पर्टिकुलर आईपी पे एक्सेस हो रही है। 127 बाय डिफॉल्ट आईपी है। हम्म, ठीक है, वो जो गूगल कर रहे हैं वो ये हमने बाय डिफॉल्ट इस आईपी पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और ये हमारी वेबसाइट यहाँ से रन हो रही है। जो कि ये टेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने अगर रन करनी है अपनी एप्लीकेशन तो बाय इस तरीके से मैं रन कर सकता हूँ फ्लास्क के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन होता है, पाइथन की लाइब्रेरी में फ्लास्क की लाइब्रेरी है जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, जो कि आपके वेबसाइट को रन करने के लिए काम आती है। तो वो अगर आपने पाइथन के कोड में अपने पास इंपोर्ट करिए और इंपोर्ट कर देने के बाद आप इसको इस तरह फ्रॉम फास्ट कर दें, इंपोर्ट करें, तो वो आपकी पाइथन के कोड में आ जाएगी और आपने उसको रन करना है। तो इस तरीके से आप एचटीएमएल को पाइथन को इंटीग्रेट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे यही करा एपीपी, ये मेरी यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था, ये दिस वन एपीपी डॉट रन, इसको मेरी एप्लीकेशन को रन कर रहा है। डिबग इज इक्वल्स टू ट्रू। डिबग का मतलब ये है कि उसके अंदर मुझे अगर कोई ट्रेस करना है, कोई इशू आया है, तो वो मुझे उसको ट्रू, अगर डिबग ट्रू करना होता ही है कि कोई प्रोग्राम मैंने चलाया, अब चलाया उसकी कुछ एरर्स आएंगे। अगर कोई एरर आ रहे हैं तो क्या करेगा पाइथन, उसको डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं जो भी काम करता हूँ तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। कोई एरर आता है वटेवर मुझे इस स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। अगर मेरा डिबगिंग मोड देखा है, लिखा है डिबग मोड ऑन है। हम्म। ठीक है, अगर मेरा डिबग मोड ऑफ होता है तो मुझे ये डिटेल ट्रांजेक्शन जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगी। एक को करके भी देख लेते हैं। अब मैंने डिबगिंग को बंद कर दिया है, अब मेरे डिबगिंग नहीं है इसकी। को कंट्रोल सी और उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सी एल एस। पाइथन का ये डिबगिंग मैंने देखा, डिबग मोड ऑफ आ गया है। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो पहले यहाँ पे चीज़ें इनपुट प्रिंट हो रही थी, अब वो कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे इनपुट प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, तो डिबग मोड पे ये होगा कि मुझे डिटेल ट्रांजेक्शन जो होगी, लॉग्स होंगी, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर मैंने डिबग मोड ऑफ कर दिया है तो वो डिटेल जो मेरी लॉग्स है ना वो यहाँ पे नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये तक हमारा यहाँ हो गया है। इसके अंदर कोई चीज़ कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। अब यह आपके पास भी, अभी आपके पास भी मैं इसको रिप्लाई करूँगा तो आपको मज़ीद और चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप खुद से करेंगी तो ये किस तरह से रिप्लाई होगा। ये टॉपिक जो ठीक है, डेटाबेस से कनेक्शन सारा ये आज मतलब ये यहाँ पे एंड हो गया या अभी ये और चलेगा? ये तो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके साथ डेटाबेस वाला काम तो ख़त्म हो गया है। अब मैंने इसमें एक और काम कराना है, जो मैंने इंसर्ट करवाया है, अब मैंने इसको सेलेक्ट का काम भी करवाऊंगा। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया, देखा मैंने इसमें क्या लिखा था कि आपको इंसर्ट कर दिया, अब सेलेक्ट टेबल और डिस्प्ले करेंगे एचटीएमएल के ऊपर। डेटाबेस में सेलेक्ट करके लेकर आएंगे। वो हमने याद है आपको पढ़ा था, टेबल्स पढ़े थे एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, उसको हमने डिस्प्ले कराना है एचटीएमएल के अंदर, वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, फिर हमने आगे इसमें एक और काम करना है, जो कि हम किसी फाइल, किसी टेक्स्ट फाइल से रीड करके लेकर आएंगे और ग्राफ भी शो। हमने एचटीएमएल के अंदर कुछ ग्राफ भी देखे थे, आपको दिखाए थे। वही ग्राफ हम देखेंगे बाय द यूज़ ऑफ पाइथन। कि पाइथन की जो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जो ग्राफ को डिफाइन डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा साइंस की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो बाय द यूज़ ऑफ पाइथन के कोड को हम किस तरह यूज़ करते हुए अपने कुछ ग्राफ दिखा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम उसमें एचटीएमएल भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन आप शेयर करें। ठीक है, देखिए अभी आपको मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा दूँ। ये मैं अपने पास स्क्रीन बंद कर रहा हूँ।